नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल हमेशा आपके मतलब की खबरें लेकर हाजिर हो जाता है, जिन खबरों से केवल आपका सीधा रिश्ता है। पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज में प्राइम टाइम में उन्हें मुद्दा बनाता है, जिनकी आवाज छोटी समझकर हमेशा दबा दी जाती है। हर छोटी आवाज के बड़े प्लेटफॉर्म में देश का स्वागत है। पूरे देश में चुनाव का जोर है, कोई सांस भी नहीं ले रहा और ये सोचकर कि भाई चुनाव में मतलब ना निकल जाए, पार्टी ना निकल जाए। आज मैं आपको 2024 के चुनाव की बहुत ही एक्सक्लूसिव बातें बताने वाला हूं। ये बीजेपी के बारे में है। आप देख रहे होंगे कि एनडीए में हर दिन कोई नई पार्टी जुड़ रही है। बीजेपी में हर रोज कोई ना कोई नया नेता शामिल हो रहा है। आपको लगता होगा कि इन छोटे छोटे दलों और नेताओं को मिलाकर बीजेपी को एनडीए में क्या हासिल करना है और होगा क्या एनडीए का, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। यह मोदी का 50-50 प्लान है। अगर यह सफल हो गया तो देश और उसकी राजनीति दोनों का चाल, चरित्र और चेहरा वाकई बदल जाएगा। चुनाव आते ही चीजों के दाम घटने लगते हैं। तेल, गैस, डीजल सब सस्ता। सरकार वोटर को क्या मैसेज देना चाहती है? आज भी गैस सिलेंडर के दाम घटने की खबर सुबह से छाई हुई है। लेकिन पटियाल का सवाल है कि क्या महंगाई चुनाव में मुद्दा होती है? क्या वोटर को सस्ते और महंगे के नाम पर वोट देना आता है? आज भारत में आजादी के बाद से हर चुनाव में अमर मुद्दे का परीक्षण करूंगा। यह अमर मुद्दा ही है ना? आप मेरे साथ इसे जरूर देखिएगा। देश में आग लगने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। शहरों की बहुमंजिला इमारतों में महाभारत के लाक्षागृह की याद आ जाती है। आजकल ऐसे हादसे हो रहे हैं। आज पटियाल शहर के आग के संकट का भी परीक्षण करेगा। आपको बताएगा कि आपके घर में कहां-कहां फायर एजेंट्स छिपे हैं और आप इनको कैसे मिटा सकते हैं। पटियाल का फायर प्रूफ परीक्षण जरूर देखिए और दूसरों को भी दिखाइएगा। पटियाल आज आपको लोकतंत्र का सबसे बड़ा जादू दिखाएगा। ये एक बूंद जादू देश को कैसे नागरिक को वोटर बना देता है, उस बूंद का जिक्र होगा, जादुई बूंद का। ये कहां बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, ये कितना खर्चीला है, हर वोटर की उंगली में लगने वाली इंक की पूरी कहानी मेरे साथ देखिए। तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए गारंटी वाले नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार के मिशन पर निकल पड़े हैं। इसे पूरा करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रव्यापी तैयारी चल रही है। आज जो बेहद खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का 50-50 प्लान है। यह भारत की राजनीतिक इतिहास में सबसे अनोखी घटना होगी। यह एक रिकॉर्ड होगा। अगर यह हासिल हो गया तो सच में भारत की राजनीति का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों बदल जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए यह कैसे होगा। मोदी ने 50% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट सेट किया है। देश में करीब 97 करोड़ मतदाता है। 2019 में बीजेपी ने देश भर से 37.70% वोट हासिल किए थे, जो 50% वोट शेयर के टारगेट से 12.30% कम थे। मोदी 2024 के चुनाव में वोटों की इसी खाई को पाटना चाहते हैं इस बार। लेकिन बीजेपी को पता है कि लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि आज तक देश में किसी भी दल को 50% वोट नहीं मिला है। इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 50% का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर डटी हुई है, कई मोर्चों पर काम कर रही है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। ये तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर
50% से भी ऊपर जाएगा। अब की बार फिर एक बार तय कर दिया है एनडीए सरकार 400 पार। क्योंकि आपके पास है मोदी उड़े गारंटी। दो 2014 हो या 2019 के लोकसभा चुनाव, दोनों बार बीजेपी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है। एनडीए गठबंधन भी बरकरार रहा, हालांकि सहयोगी दलों का आना जाना लगा रहा। बीजेपी इस बार अकेले 370 सीट जीतने का दावा कर रही है, फिर भी एनडीए को मोदी और मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्यों? हर प्रदेश में 50-50% का टारगेट है, इसलिए छोटे से छोटे दल और छोटे से छोटे नेता को अपने पास लाना एक बड़ी वजह बन गया है। 1996 में सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलने के कारण अटल सरकार 13 दिन में गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने 1998 में 28 दलों को जोड़कर एनडीए गठबंधन बनाया, जिसमें ज्यादातर बड़े क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। इसके बदले में बीजेपी को अयोध्या, 370 और यूसीसी जैसे अपने मुख्य मुद्दे जो थे उनको हाशिए पर करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रीय दल कई बार सहमत नहीं होते थे। अब उन दलों को मोदी 2024 के लिए वापस एनडीए में ला रहे हैं, लेकिन राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और 370 का वायदा पूरा करने के बावजूद बात गौर करने वाली है। इस समय एनडीए के कुनबे में करीब 40 दल हैं। इनमें बड़ी छोटी से लेकर बिना सांसद और विधायक वाली पार्टियां भी शामिल हैं। 2014 में मोदी ने नाम पर जिन भी दलों ने एनडीए से किनारा किया था, बहुत सारे हट गए थे। उन दलों को भी साथ लाने के लिए बीजेपी सीट शेयरिंग तक में समझौता करने के लिए तैयार है। अब देखिए ना, कोई खास वजह होगी इसीलिए कर रहे हैं ना ऐसा। बीजेपी हर चुनाव वैसे ताकत से लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत सारे वोटर, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं। लेकिन इस बार की अगुवाई में बीजेपी कुल वोट में आधी हिस्सेदारी हासिल करने पर जोर लगा रही है, क्योंकि देश के चुनावी इतिहास में कोई भी दल या गठबंधन 50% वोट नहीं पा सका। मोदी इसी 50% की सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़े बिना नामुमकिन है। 2019 में बीजेपी ने 436 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा, 303 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट रहा 69%। अब बीजेपी के मौजूदा टारगेट को ध्यान में रखकर उसको हम आंकलन करें तो 370 सीट जीतने के लिए या तो बीजेपी 535 सीटों पर चुनाव लड़े या फिर 2019 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी को सहयोगी दलों को भी सीटें देनी है। ऐसे में बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लिए कम से कम 495 सीट पर चुनाव लड़ना होगा और 75% का स्ट्राइक रेट रखना होगा उसे अपना। बीजेपी के लिए यह आसान नहीं है, ये वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी, क्योंकि 2019 में 160 लोकसभा की सीटें ऐसी भी थी जिन पर बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा कई सीटों पर मोदी और बीजेपी का खाता खुलने के लिए काफी धरपकड़, काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो कौन सी सीटें थी? 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का स्कोर उस वक्त 0 रहा था। इनमें से 83 सीटें तो अकेले केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की हैं, दक्षिण भारत, समझ गए ना आप। इन पर बीजेपी का खाता खोलने में कामयाबी उसको हासिल नहीं हुई थी। इसीलिए आपने देखा कि दक्षिण पर इस बार पीएम मोदी का बहुत जोर है। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर और तमाम सम्मान देने तक दक्षिण पर पीएम की खास नजर है, खास सम्मान दिया जा रहा है। उसका मतलब ही आपको समझा रहा हूं। इसीलिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए
उन दलों को मनाने और वापस लाने में लगी है जो बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले चेहरों को भी पार्टी और गठबंधन में साथ लाया जा रहा है। ओडिशा में बीजू जनता दल 15 साल बाद एनडीए में शामिल हुआ है। तमिलनाडु की पीएमके भी गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है। यूपी में आरएलडी से दोबारा गठबंधन हो चुका है। आंध्र में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार और मजबूत गठबंधन के बिना 400 पार वाली असल मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये बात मोदी को अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए दिग्गज राजनीतिक परिवारों को भी अपने पाले में लाने के लिए वो दौर शुरू हो चुका है। जैसे कि त्रिपुरा में उभरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो है टिपरा मोथा बीजेपी के साथ गठबंधन में आ चुकी है। केरल में पुराने कांग्रेसी करुणाकरण की बेटी पद्मजा को कांग्रेस के थिंक टैंक एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, ये वो सब नाम मैं बता रहा हूं जो अब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। ये वही नाम है सारे। और बीजेपी का इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद वही है जो मैं समझा रहा हूं, 50-50 वाला फार्मूला। केवल 400 पार ही नहीं, वोट परसेंट भी ऊपर जाना चाहिए, यानी 50 या उससे पार। 50% वोट का टारगेट लोकसभा की सीटों का आंकड़ा बढ़ाएगा, लेकिन यहीं तक ये नहीं रुकेगा। इसकी वजह से बीजेपी के समर्थन में चल रहे कई बड़े नैरेटिव सीमेंट की तरह वोटर के दिमाग में मजबूत और पक्के हो जाएंगे। 50% वोट का मतलब है देश में बीजेपी से बड़ा कोई नहीं है। यानी प्रधानमंत्री का सबसे चर्चित नारा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नैरेटिव और मजबूत हो जाएगा। 50% जनादेश हासिल करने का तो बीजेपी के एक और बहुचर्चित नारे हैं। आएगा तो मोदी ही, सत्य वचन की तरह वोट की डिक्शनरी में भी ये दर्ज हो जाएगा। 50% वोट शेयर का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी कामयाब हुई तो विरोधियों पर वोट का विश्वास बिल्कुल हिल जाएगा। दूसरी पार्टियां एकदम डगमगा जाएंगी, उसके कार्यकर्ता का विश्वास हिल जाएगा। वो चाहकर भी विरोधी दलों को गंभीरता से नहीं ले पाएगा। और 50% वाले जनादेश मिला तो भविष्य में बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। अब पटियाल चुनाव के कीमत कनेक्शन का परीक्षण करेगा। महंगाई ऐसा मुद्दा है जो घर घर में डिस्कस होता है। आपके घर में भी होता होगा। घर ही नहीं, आपने नुक्कड़ या मोहल्ले में भी महंगाई का हल्ला तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने ये ध्यान दिया है कभी कि जैसे ही चुनाव की खाट बिछी, महंगाई अपना बोरिया बिस्तर समेटने लग जाती है? ऐसा क्यों होता है? दुनिया के महान अर्थशास्त्री भी महंगाई के इस फैक्टर से परिचित नहीं है। पता है क्यों परिचित नहीं है? क्योंकि महंगाई घटाने की गूढ़ विद्या सिर्फ भारत के राजनेताओं को ही आती है। इतिहास गवाह है, चुनाव के चढ़ने और महंगाई के गिरने का यही अर्थ है कि चुनाव नजदीक है तो महंगाई नीचे जाएगी। एक और बात बड़ी गौर करने लायक है, आचार संहिता लगने से ठीक पहले तक ऐसे ऐसे मंत्र मारे जाते हैं, ऐसे ऐसे टोटके किए जाते हैं कि महंगाई भस्म होने लगती है। अब मैं आपको कुछ महंगाई मार्क मंत्र सुनाता हूं जो सरकारों ने पिछले कुछ दिनों में पढ़े हैं। हो सकता है आपको कुछ याद भी हो इनमें से। आज से पब्लिक के लिए गैस सिलेंडर कितना सस्ता हो गया? 100 रुपए। आप सब सुबह से छाए हुए हैं इस खबर पर। पहले आम आदमी को 14.2 किलो का गैस सिलेंडर 903 रुपए में मिलता था। अब कितने में मिलेगा? 100 रुपए घट के 803 रुपए में मिलेगा। देश में कुल 33 करोड़ घरों में गैस का एलपीजी कनेक्शन है। मान लीजिए, अब ये मैं आपको समझा रहा हूं गणित क्या है, महंगाई कम करने का और वोट बैंक का। मान लीजिए हर घर में औसतन 2 वोट ही रखें तो 100 रुपए की राहत से 66 करोड़ वोटर प्रभावित हुआ। ठीक है, जितने कनेक्शन है प्लस हर एक में 2 वोटर रखे तो चुनाव के कीमत कनेक्शन की केमिस्ट्री का अगला मंत्र और भी पावरफुल है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों के, माफ कीजिएगा, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी। अब डीए कितना हो गया है? 50% हो गया है। सरकार की इस घोषणा से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अगर मैं मर्ज कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो यह आंकड़ा कितना बन गया? करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए।
मान लीजिए यहां भी हर घर में 2 वोटर हैं, तो 4% की बढ़ोतरी के हिसाब से प्रभावित होने वाले वोटर की संख्या हो गई 2,32,00,000। अब जोड़ते जाइएगा। देश में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त राशन देती है। चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा भी दिया। मतलब मुफ्त राशन से 81 करोड़ वोटर प्रभावित। चुनाव में कीमत के बहुत मायने होते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा दांव खेला था। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इसे लॉन्च किया था उन्होंने। इसमें 18 से 59 साल तक की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए सरकार देगी। ये लाइफ टाइम गारंटी दी गई थी। हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर महिला वोटर निर्णायक भूमिका में है, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कहां फर्क पड़ेगा पैसे देने का। चुनाव से ठीक पहले दांव तो पश्चिम बंगाल में दीदी ने भी खेला। जब पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर थे, तभी दीदी ने आशा कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। 42 लोकसभा सीटों पर महिला वोटर प्रभावित हो सकती हैं पश्चिम बंगाल में। चुनाव के कीमत कनेक्शन की केमिस्ट्री में किसानों पर भी फोकस है। केंद्र सरकार किसानों के लिए एमएसपी का एक और नया छोटा पैकेट लेकर आई है, और वो पैकेट क्या है? ऐलान ये किया गया है कि जूट और कपास के भाव अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे आते हैं, तो सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने को तैयार है। इन दोनों चीजों में चुनाव में महंगाई भगाओ और वोट पाओ की पॉलिसी पर हर दल आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको महंगाई मार्क मंत्र को साधने वाले कुछ महान तपस्वियों की साधना के सुर भी सुना देता हूं। मैंने खास आपके लिए इसकी एक छोटी सी ऑडियो वीडियो रील तैयार करवाई है। मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपया घटाया जाए। पिछले साल भी था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज घोषणा करने की जरूरत, मजबूरी क्या थी प्रधानमंत्री की? पर किसी भी दुर्भाग्य के कारण वो वापस आए, तो वापस एलपीजी सिलेंडर भी 1000 रुपया पार करेगा। विपक्ष का ये कहना कि इसकी टाइमिंग देखिए, तो महिला दिवस पर क्या टाइमिंग नहीं होती है? क्या सरकार चुनाव से पहले काम करना बंद कर देती है? सिलेंडर का रेट महिला दिवस पर घटा दिया गया है, इससे उनको दर्द क्यों हो रहा है? Look at the timing. Last 4 years, they have been in power for the last 9 years. Why didn't they think of this earlier? Why just when election is 10 days? I mean, it will probably be announced in the next 5 or 6 days, is what I hear in the media. So, और एक जुमला है भैया। उनको तो स्वागत करना चाहिए, पर वो शायद किचन में कभी खुद नहीं गई ना। नहीं, उनको तो किचन में जाती नहीं है सुप्रिया जी। उनसे मेरे मैं भी उनको डायरेक्टली पूछूंगा वो क्या कहना है उनका। भाई उनकी सरकार उस समय इंटरनेशनल प्राइस क्या थी, पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जो एक बहुत बड़ा उपहार मोदी सरकार ने दिए है, मैं पर्सनली उसकी भी बधाई आपको देती हूँ। आप जानती हैं कि गैस सिलेंडर आज मोदी जी ने 100 रुपये सस्ता कर दिया। इससे मेरी मातृशक्ति की जेब पे बहुत बड़ा एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। 2014 में ये लोग सत्ता में आने का पहले गैस सिलेंडर का भाव था 400 रुपया, उनको ये लोग बढ़ा के 1200 रुपया कर दिया। देश का आदमी ये समझता है अभी ये पॉलिटिकल गिमिक है, लेकिन चुनाव होने के बाद, चुनाव का फल निकलने का पहले देखा जाएगा 100 रुपया कम किया, 200 रुपया बढ़ा दिया। असल में सत्ता का फाइनल कोई हारना नहीं चाहता। अब महंगाई कहीं वोट मीटर का गणित ना गड़बड़ा दे, इसीलिए हर पॉलिटिकल प्लेयर तगड़े फॉर्म में है। शायद तभी चुनाव से पहले महंगाई के गुमान को धूल चुटाने का चैलेंज हर किसी ने ले लिया है। अब पटियाल आपको चुनाव से पहले महंगाई घटाने का इतिहास बताएगा। गौर कीजिएगा जरा, पटियाल का यह परीक्षण बड़ा जबरदस्त है।
जनवरी 2014 में जब यूपीए सरकार थी तब बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम थे 1241 रुपए। गौर करते रहिएगा, 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अप्रैल में गैस सिलेंडर की कीमत घटकर 980 रुपए हो गई थी। तब 4 महीने में सिलेंडर 261 रुपए सस्ता हुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले जो गैस सिलेंडर नवंबर 2018 में 942 रुपए में मिलता था, वो फरवरी 2019 आते आते 659 रुपए में मिलने लगा, यानी चुनाव से पहले 283 रुपए सस्ता हुआ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने गैस सिलेंडर 100 रुपए अब भी सस्ता कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2023 में जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, सरकार ने गैस सिलेंडर 200 रुपए तब भी सस्ता किया था। मतलब ये कि अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच में गैस सिलेंडर की कीमत 300 रुपए घटी। चुनाव में कीमत के कनेक्शन के कितने फायदे होते हैं, ये कितना फायदे का सौदा है और वोट मीटर पर इसका प्रभाव कितना पड़ता है, इस मुद्दे का भी सही जवाब आपको हमारे एक्सपर्ट अभी देंगे। अगर आप खासकर की जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, कोई भी आप सर्वे देखें, आर्थिक मुद्दों में लोग इनको पीछे रेट करते हैं, वो चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो। तो ऐसे में चुनाव से जस्ट पहले जैसे गैस के प्राइसेस इन्होंने काटे, उसको काट के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि वह आपकी बात सुन रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी का एक नया जो वोटर उभरा है पिछले कुछ सालों में, वो है महिला वोटर। इसका एक और उदाहरण लीजिए, कर्नाटक में पिछले साल जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने बहुत अच्छे से प्राइस राइज को उठाया था और उन्हें कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ था। शायद बीजेपी ने यह बात समझी। वैसे सियासत का एक बड़ा पुराना दस्तूर है, यहां मुद्दों को दफनाया नहीं जाता, लपेट कर रख लिया जाता है। आप कहेंगे पटियाल कैसी बातें कर रहा है। मैं बिना तथ्य और सत्य के कोई बात नहीं करता। चुनाव की कीमत कनेक्शन की कुंडली खंगालने के लिए मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। बात 2004 के लोकसभा चुनाव की है। तत्कालीन अटल सरकार शाइनिंग इंडिया कैंपेन के साथ चुनाव मैदान में थी, लेकिन वोटर ने नकार दिया और यूपीए सत्ता में आ गई। 2009 में भी यूपीए दोबारा जीती क्योंकि महंगाई के कांटे को उसने कंट्रोल में रखा। 2014 में महंगाई को मुद्दा बनाकर एनडीए ने यूपीए का बोरिया बिस्तर समेट दिया। जो महंगाई के मंत्र को नहीं साध पाया, उनका क्या हाल हुआ। पटियाल ने आपके लिए इस पर भी एक छोटी सी रील तैयार की है, देखिए। महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। Recent increase in diesel prices is an important step in the right direction. प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? रोजमर्रा के इस्तेमाल की जरूरी चीजों के बारे में एक समस्या बनी हुई है। मुद्रास्फीति की दर कम करना अब भी एक चुनौती है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? चुनाव में कीमत कनेक्शन की बड़ी पावर है। अब सवाल यह है कि महंगाई बढ़ती है तो क्या चुनाव पर असर करती है? सरकार बनाने और गिराने में महंगाई का कितना बड़ा रोल रहता है? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया। महंगाई अगर 10% से ज्यादा बढ़ी तभी चुनाव पर इसका असर होता है। ये सुन लीजिए आप। महंगाई की ऐसी मार लोकसभा के 3 चुनावों पर पड़ी है और इतिहास इसका गवाह है। 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब महंगाई की दर थी 14.7%। अन्य चीजों के साथ साथ महंगाई भी एक मुद्दा बनी और इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 1996 के लोकसभा चुनाव में देश में महंगाई दर कितनी थी? 10.1%। नरसिम्हा राव की सरकार को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा।
2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महंगाई दर 10.2% थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ी और मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई हो गई। चुनाव के कीमत कनेक्शन का असर सत्ता की कुर्सी पर पड़ता है। अब सवाल है, चुनाव से पहले जो कीमतें घटाई जाती हैं उसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है और कितना असर पड़ता है? अर्थव्यवस्था पे जो नुकसान महंगाई दर का हो रहा है वो इस प्रकार हो रहा है कि जो खपत हो सकती थी, डिमांड हो सकती थी हमारे देश में, वो हो नहीं रही। जब खपत बढ़ती नहीं है तो निवेश नहीं बढ़ता। तो सरकार को सोचना ये चाहिए कि महंगाई की दर किस तरीके से गिराई जाए जिसमें खपत बढ़े। सरकार केवल 2 महीने के बाद इलेक्शन जीतने की नियत से कुछ भी करेगी, न कि एक नीतिगत रूप से विकास दर को बढ़ाने की नजर से, तो निवेश दर बढ़ेगा नहीं और महंगाई दर बढ़ी रह जाएगी। वैसे एक और सच है, पब्लिक आजकल बड़ी होशियार है। लोग जानते हैं कि चुनाव आते हैं तो सरकारें सस्ते तोहफों की सौगात देती हैं। आपने भी लोगों को चर्चा करते सुना होगा, भाई चुनाव आ गया है, क्या पेट्रोल, गैस या तेल सस्ता होगा? ऐसे में पब्लिक चुनाव के कीमत कनेक्शन को कैसे देखती है? पटियाल ने इसका भी परीक्षण किया। देश की पब्लिक क्या कह रही है, आप भी सुन लीजिए। अच्छी बात है, 100 रुपए बचेंगे हमारे। खुश है, 100 रुपये क्या है? कुछ है? कुछ नहीं। आज के हाथ की मोइल है, कुछ नहीं होता है। 100 रुपये में क्या होता है? उस जगह पर और कुछ करना चाहिए ना उनको, ही बताइए। इससे ही वैसे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 100 रुपीज से क्या ही असर पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने रियल में जो वुमेन्स डे को गिफ्ट दिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एंड इससे जो लोगों पे जेब पे बोझ पड़ रहा था वो शायद थोड़ा कम होगा। किसी के लिए मायने रखता है, किसी के लिए नहीं रखता है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो गैस का चूल्हा और उनका खर्च में इतना भी फायदा हो गया तो उनका पूरे बजट में उनका फायदा होगा। अच्छा डिसीजन लिया है। हम गृहिणियों के लिए हमें पता है कि कैसे हम घर चलाते हैं। कांग्रेस की सरकार के होते हुए 419 रुपए का सिलेंडर मिलता था, तो आप उससे अगर 2 रुपए भी कम कर देते तो शायद महिला का सत्कार होता। सिर्फ 100 रुपया गैस पर करने से महिला थोड़ी खुश होगी, उनको आगे और सोचना चाहिए महिला के लिए। ये बहुत मतलब ये खुशी की बात है कि 100 रुपीज़ कम हुआ है, लेकिन ये आगे अब कंटिन्यू रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात है। चुनावी बेला में एक और चैप्टर जुड़ गया आज नया, खासकर तोहफे का। अब इसे वोट का चक्कर कहिए या बैंक कर्मियों को राहत की खबर। अब जो बड़ी खबर पटियाल आपको दे रहा है वो पब्लिक सेक्टर के करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि 17% बढ़ेगा बैंक कर्मियों का वेतन। लीजिए, जो महंगाई के लिए केंद्र सरकार कह रही थी कि महंगाई भत्ता दे दिया, अब बैंक कर्मियों के लिए शनिवार की छुट्टी का भी प्रस्ताव है। मतलब प्रस्ताव मंजूर तो 5 डे वर्क करना होगा। यानी बैंक कर्मचारियों को भी आम चुनाव से पहले वो तोहफा मिल गया जिसका उनको इंतजार था। महंगाई की बात तो बहुत होती है, लेकिन वोट देते समय वोटर इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाता है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महंगाई डबल डिजिट हो तो सरकारों के खिलाफ मुसीबत होती है, वरना ये चुनाव में माहौल बनाने के बहुत काम आती है। पटियाल का मानना है कि महंगाई वोटर को सीधे प्रभावित करती है, इसीलिए वोटर की प्राथमिकता में ये जरूर होनी चाहिए। दो 2024 के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, सबको तारीखों का इंतजार है। पटियाल के पास चुनाव से जुड़ी एक बेहतरीन कहानी है। आज मैं आपको उस जादू के बारे में बताऊंगा जो एक नागरिक को वोटर बना देता है। एक बूंद स्याही की कीमत लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाला वोटर ही समझ सकता है। इलेक्शन की जादुई स्याही कहां तैयार हो रही है, इसे कितने लोग बना रहे हैं, इसे बनाने में कितना वक्त लगा, चुनाव में स्याही की एंट्री क्यों और कब हुई, और सबसे अहम बात यह कि हर उंगली में स्याही लगाने पर खर्च क्या होता है। वोटर की उंगली पर एक बूंद स्याही की कीमत आपको बताएं, लेकिन उससे पहले चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। आज भारत के केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की केंद्रीय चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे, वहां उनकी चुनाव आयुक्तों के साथ मीटिंग हुई।
माना जा रहा है कि चुनाव में सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई है। एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता ने इस मीटिंग को कवर किया। उन्होंने जो सूचना दी है उसके मुताबिक चुनाव आयोग 14 या 15 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश में चुनाव कवरेज का मतलब एक ही है, वो क्या है? एबीपी न्यूज। तो हम चुनाव की हर खबर आपको सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह बताते आए हैं, आगे भी बताते रहेंगे। चुनाव में पार्टियों का अपना चुनाव चिन्ह होता है, वोटर उस पर वोट देता है, लेकिन वोटर का भी अपना चिन्ह होता है। लोकतंत्र में वो सबसे गौरव का पल होता है जब वोट की गारंटी वाला चिन्ह वोटर की फिंगर में सजाया जाता है। अब पटियाल आपको चुनाव के गर्व का टीका दिखाएगा, मतलब उस स्याही के बारे में बताएगा, उस स्याही की जानकारी देगा जो चुनाव में वोटर को गर्व का एहसास कराती है। उसका रंग तो काला होता है, लेकिन वो डेमोक्रेसी का सबसे उजला चेहरा है। 2024 के चुनाव में कुल वोटर है 97 करोड़। हर वोटर के हाथ में वोट के बाद स्याही लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 26,55,010 शीशियों में चुनावी स्याही भर दी गई है। इसकी कुल लागत 55 करोड़ रुपए है। 10 ग्राम की हर शीशी की कीमत 174 रुपए है। 2019 के मुकाबले ये स्याही यानी एक शीशी 14 रुपए महंगी हुई है, क्योंकि स्याही में पड़ने वाले सिल्वर नाइट्रेट की कीमत बढ़ गई है, इसलिए इसकी कीमत भी थोड़ी सी बढ़ गई। 10 ग्राम की शीशी 700 मतदाताओं की उंगली पर लगाई जा सकती है, पर्याप्त होती है। पूरी इंक का निर्माण 40 लोगों ने मिलकर किया है। ये जो पूरा स्टॉक मैंने बताया उसका, इसे बनाने के लिए 120 दिन का वक्त लगा। इंक का फार्मूला केवल क्वालिटी मैनेजर के पास ही होता है। इसका पेटेंट नेशनल फिजिकल लैब के पास है। अब अगर लागत को कुल वोटर के बीच में बांट दें तो हर वोटर को स्याही लगाने का खर्च औसतन कितना आएगा? 1 रुपए 75 पैसे, पौने 2 रुपए में आपकी उंगली पर स्याही लगती है। अब मैं आपको कर्नाटक की वो जगह और वो फैक्ट्री भी दिखाने जा रहा हूं जहां ये इंक यानी ये स्याही तैयार होती है, वोट वाली। ये भारत में केवल मैसूर में बनती है। कंपनी का नाम मैसूर पेंट है। ये सरकारी कंपनी है और चुनाव आयोग के संपर्क में रहकर वोटर इंक बनाने का काम करती है। अब आपको इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इरफान से मिलवाता हूं, जो आपको ये बताएंगे कि नागरिक को वोट बनाने वाली ये यानी वोट के साथ साथ वोटर बनाने वाली ये स्याही बनती कैसे है, और ये एक बार लग जाए तो आसानी से फिर छूटती क्यों नहीं? तो उसको एक बार वो लगाने से वो एक एटलीस्ट 10 डेज तक आपको उसका मार्क रहता है। ये साल में हमने है ना फिजी आइलैंड्स, वनुआतू, कंबोडिया, सियरा लियोन, गिनिया बिसाओ इतने कंट्रीज को भेजा है। और लास्ट ईयर हमने मलेशिया को भेजा है, फिर कंबोडिया को भेजा है, फिजी आइलैंड्स को भेजा है। फिर उससे पहले हम इसको भेजे हैं। वी हैव सेंट टू बोथ। एक्चुअली ये क्या होता है, ये साउथ एशियन नेशंस हमारे और अफ्रीकन नेशंस है ना हमारे को ऑर्डर। अब फिलहाल तो हम डेकोरेटिव पेंट सेक्टर में नहीं आए हैं, अब वो डेकोरेटिव पेंट्स में भी आना चाह रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस स्याही का इस्तेमाल कब शुरू हुआ? मुझे लगता है नहीं पता होगा। खैर, पता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ 1962 में। उससे पहले नहीं होता था। मतलब 1952 और 1957 के चुनाव में वोटर के हाथ में स्याही नहीं लगती थी। स्याही का इस्तेमाल चुनाव में धांधली रोकने के लिए शुरू हुआ था। मतलब ये स्याही वोटर के हक की गारंटी है। अब आप अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर कीजिएगा, आपको स्याही की सौगंध है। अब पटियाल आपके सामने जो परीक्षण रखने जा रहा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बात है उस आग की जो लगती है मकान में, लेकिन उससे जलते हैं हमारे सपने, हमारी बचत, हमारी पूंजी, हमारे प्रयास, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। यूं तो आग कहीं भी कभी भी कैसे भी लग सकती है या लग जाती है, लेकिन शहरों की बहुमंजिला इमारतों की आग बहुत भयावह और डरावनी होती है। ये एक घर में लगती है तो लाखों लोगों के दिल में डर बनकर धधकने लगती है। पिछले कुछ दिनों में मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट में आग के कई वीडियो आपने देखे होंगे। शायद आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी किए होंगे, खुद को भी अलर्ट किया होगा, जीवन में कुछ बदलाव भी किए होंगे उन अग्नि हादसों को देखकर या उनकी तस्वीरें देखकर।
लेकिन पटियाल अब जो आपको बताने जा रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनिए और हो सके तो अपने फोन के फोटो लाइब्रेरी में सेव भी कर लीजिए। नोएडा में बहुमंजिला इमारतों का एक जंगल सा बना हुआ है। यहां मल्टी स्टोरी में आग की कई दुर्घटनाएं होती हैं, तो हमने यहां के चीफ फायर अफसर प्रदीप कुमार से बात की। उन्होंने आग लगने के 10 कारण बताए। आप भी सुन लीजिए और ध्यान से अपने घर में देखिएगा कि कहीं वो कारण मौजूद तो नहीं है। जनता की जो गलती है, जो लोग रह रहे हैं उनकी गलती की वजह से ज़्यादा आग लग रही है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि प्रेस जला के बिस्तर पे छोड़ के चले गए, कढ़ाई का तेल गैस पे रख के चले गए, घर से बाहर निकलते समय मान लीजिए आप ज़िले से बाहर जा रहे हैं तो गैस का रिसाव आपने चेक नहीं किया और मेन वॉल बंद नहीं किया, अथवा जो आप सर्दियों के समय में आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि एक ही उसमें जो है हम लोगों का 2-3 कनेक्शन कर दिए, एमसीबी ट्रिप हो रही है तो उसको चेक नहीं कराया जाएगा, वायरिंग पुरानी वायरिंग है उसको जो है जर्जर अवस्था में ही छोड़ दिया जाएगा, उसको जो है चेंज नहीं कराया पाएगा, अथवा बालकोनी में जो है उसको कवर कर दे रहे हैं, बालकोनी में जो है दिया या दीप जला के छोड़ देंगे और उसको छोड़ के चले जाएंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे, अथवा चिमनी का नहीं साफ़ कराना। देखिए मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से अनुरोध करूंगा आपके श्रोतागण से कि वो हर 3 महीने पे 6 महीने पे जो है चिमनी का क्लीनिंग करा दें, ऊपर से ऑयल नहीं टपकेगा और आग लगने से हम बचाव कर सकते हैं। जैसे ही हम डेकोरेटिव आइटम हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े पर्दे रख देते हैं, जैसे कि बालकोनीज़ को हम कवर कर देते हैं, जैसे कि हम फसाड लगा देते हैं, जैसे कि वुडन फसाड लगा देते हैं, तो इस पे आग लगने से वर्टिकल मतलब कि आप आग लगने से आग की लपटें ऊपर उठती हैं तो उस लपटों की वजह से धुएं का भराव ज़्यादा हो जाता है। ध्यान से सुनाना, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो उसे तुरंत रोकिए। प्रदीप कुमार कितना विस्तार से बता रहे थे कि हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। अब आपको आग से बचने के तरीके बताता हूं। इसके लिए हमने आग रोकने पर रिसर्च करने वाले एक बड़े फायर एक्सपर्ट की मदद ली, उनको सुनिए। सबसे पहले आपको अपने हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर नज़र रखनी है कि वो अच्छा वेल सर्विस्ड है, अपनी फंक्शन लाइफ में है। आपको ओवरलोडिंग से बचना है। एक प्लग पे आपको मल्टीपल सॉकेट्स लगा के ओवरलोडिंग नहीं करनी है। जब भी आप फायर को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के काम के लिए, स्पेशली किचन में, तो यू हैव टू स्टे कॉन्शियस, स्टे अवेयर दैट यू आर डीलिंग विद फायर। कभी आपका ध्यान नहीं भटके, वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो एक ज़रूरी चीज़ है। आपके जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उसको आप देखिए कि आपका एमसीबी बॉक्स और आपके फ्यूज़ बॉक्सेस और फ्यूज़ सर्किट्स आपके बड़े अप्लायंसेस से पहले लगे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सेफ गार्ड करेगा। उस अप्लायंस में आग लगने से पहले आपको फ्यूज़ कट ऑफ करके सेफ्टी पहुंचाएगा। तो आपके पास एक अलार्म लगा है जो आपको एक टाइम पीरियड देगा अपना रिस्पॉन्स बनाने के लिए। और अंत में एक छोटा एक्सटिंग्विशर घर के लिए एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में मेरी सलाह का प्रचार और प्रसार दोनों ही कीजिए। खुद भी बचिए और दूसरों को भी सावधान कीजिए, सतर्क कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे दिन भर सोशल मीडिया यूज करते हैं? क्या आप भी सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाते रहते हैं? मतलब 1 मिनट रील देखी तो अगले मिनट किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर पोस्ट पढ़ने लगे या फिर वहीं तस्वीरें और शॉर्ट्स देखने लगे। एक काम पर आपका फोकस नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। पॉपकॉर्न ब्रेन मनोविज्ञान का टर्म है जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। दावा है कि अब से 20 साल पहले कोई व्यक्ति करीब 2.5 मिनट तक अगर किसी भी चीज पर फोकस कर पाता था, वो अब यह समय घटाकर उसकी आदत 30 से 40 सेकंड तक फोकस करने की रह गई है। मतलब लोगों की एकाग्रता में कमी आई है, फोकस करने में कमी आई है, डिफोकस हो रहे हैं। एक और दिलचस्प बात आपको इसमें बताता हूं, और वो ये है कि जो फोन की स्क्रीन पर आप अंगूठे से दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन में करीब 300 फीट स्क्रीन आप स्क्रॉल कर लेते हैं? महीने का जोड़ लूं या महीने का हिसाब लगा लूं तो करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर हो जाती है ये एक महीने में। पॉपकॉर्न ब्रेन का सबसे ज्यादा असर लोगों के काम पर पड़ रहा है, मेमोरी पर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है, याददाश्त पर आपकी पर। लर्निंग क्षमता कम हो रही है, धैर्य की कमी, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं और बेचैनी बढ़ रही है।
साल 2011 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डेविड लेवी ने इस बीमारी की खोज की। है ना कीमती जानकारी, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। अगर इस बीमारी से आपको खुद को बचाकर रखना है तो सिंगल टास्किंग पर ध्यान दीजिए, मल्टीटास्किंग पर फोकस मत करिए। मतलब एक बार में एक ही काम करें, किताबें पढ़ें, एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन भी आपके ब्रेन को पॉपकॉर्न होने से बचा सकती है। अगर माना जाए इस तरीके से, अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप में ऐसे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कीजिए। हम एक पर्टिकुलर टेक्निक अपनाई जाती है जिसमें हम 25 मिनट का काम करते हैं और उसके बाद ब्रेक देते हैं। अगर हो सके तो वीक में, हफ्ते में एक ब्रेक ले जिसमें हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें या अपने फोन का इस्तेमाल ना करें और अपने आसपास के बैठे लोगों से ज्यादातर अधिकतर बात करें। साथ ही साथ हम अपने लिए समय निकालें, अपनी किसी हॉबी पर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें। अगर जरूरत पड़े तो डेफिनेटली मनोवैज्ञानिक की हेल्प लीजिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट आपकी संबंधित समस्या में मदद कर सकते हैं। तमिलनाडु के कुलसेकरापट्टिनम में एक ऐसी तैयारी चल रही है जो जमीन से अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करेगी। 2 साल के भीतर यह सैटेलाइट भेजने का नया स्टेशन है। इसका इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाएगा। यह 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। यहां से छोड़े गए सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए डॉगलेग मैन्यूवरिंग नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बारी आपके कमेंट्स की है। देखते हैं आपने कल के शो पर हमारे लिए क्या लिखकर भेजा है। प्रदीप कुमार लिखते हैं, इस देश में कास्ट रिजर्वेशन से अच्छे पढ़े लिखे स्किल्ड व्यक्ति को विदेश में ही जाना पड़ता है। ओपन वाला बिना किसी सरकारी योजना का फायदा लिए बगैर मजदूरी कर मेहनत से पढ़ाई की, फिर भविष्य क्या है ओपन वाले का इस देश में? बाहर वाले देश में कास्ट देखकर नहीं, आपकी स्किल देखकर नौकरी देते हैं। तो ये मुद्दा है जो हमने रूस और यूक्रेन में बेरोजगारों के जाने की बात उठाई थी उसका, जिसको लेकर सीबीआई की रेड्स चल रही हैं देश भर के कई राज्यों में। चलिए अब मेरे जाने का वक्त हो गया है और आपसे मुलाकात अब कब होगी? सोमवार को रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।